नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं थर्ड एपिसोड ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड कश्मीर सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने 1970 तक की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कवर किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से द बेसिस ऑफ द नेशन फॉर्मेशन वाज नथिंग बट द कम्यूनल आइडेंटिटी, वन रिलीजन आइडेंटिटी, और उसके कारण से आफ्टर Jinnah died, it almost became impossible to bring that secular identity that, of course, Jinnah talked about. But of course, he never, he, as I said, he was a secular person in his personal life, but it doesn't matter. He was a communal person in his political life, and that is what dominated Pakistan's history फ्रॉम 1947 टू 1970। उसके बाद मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अब हम एक नए फेज़ में मूव करेंगे ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, और ये नया फेज़ कुछ कारणों से है। अब मैं उन कारणों के में थोड़ा सा डीपर जाना चाहूँगा। तो जैसे अब देखिए 1970, 1969, 70 याह्या खान नाउ इज़ इन पावर, राइट? एंड याह्या खान बेसिकली इज़ ऑल्सो मिलिट्री डिक्टेटर, है ना। इन्होंने खुद से कॉन्स्टिट्यूशनली तो कुछ नहीं जीता है, बट अब ये अयूब खान के बाद अयूब खान का डिबैकल होता है, और उसके बाद अब याह्या खान आते हैं जो कहते हैं हम जनरल इलेक्शंस करवाएंगे। दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन। याद रखिए, अपने 23 ईयर्स की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ये इनका फर्स्ट जनरल इलेक्शन है। और ऑफ कोर्स ये अपने आप को एक डेमोक्रेसी कहते हैं, बट ये इनका फर्स्ट जनरल इलेक्शन है। और याह्या खान ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करे। जैसे मैंने आपको बताया था, दो बहुत बड़े विवाद थे कि ईस्ट पाकिस्तान पे ये लोग उर्दू लागू करना चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा मुद्दा था सीट शेयरिंग, सीट डिवीजन। और सीट डिवीजन पे याह्या खान फाइनली रिलेंटेड। 313 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 13 वर रिजर्व फॉर वुमेन, and 7 of these seats were reserved for women in East Pakistan, 6 were in West Pakistan. Total 169 seats were in East Pakistan and 144 seats were in West Pakistan. तो इन 169 सीट्स में से जो आवामी लीग है दे वन 167। सो सातों जो विमेन के लिए रिजर्व सीट्स थी वो सातों ईस्ट पाकिस्तान के आवामी लीग जीत गए थे, एंड 160 आउट ऑफ 162 सीट्स टोटल वर वन बाय आवामी लीग। और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मेन पार्टी जिसका बैकिंग याह्या खान ने भी दे रखा था जिसको, विच वॉज जुल्फिकार अली भुट्टो's पार्टी, who, if you remember, ran a full campaign against Ayub Khan and his failures, जिसके कारण ऑफ कोर्स वो पावर में आ गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन ओनली 81 सीट्स, क्योंकि दूसरी भी जो रीजनल पार्टीज थी उन्होंने भी सीट थोड़ा सा इन लोगों का कट कर दिया होगा वहां पे। तो टोटल 81 सीट्स। और इधर आवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, उन्होंने जीती 167 सीट्स। क्लियरली अब उनकी ही सरकार बननी थी कायदे से, तो ठीक है। तो ये दिसंबर 1970 में हो रहा है ये सब फर्स्ट इलेक्शन वगैरह। अब क्या होगा? अब आइडियली आवामी लीग को पावर में आ जाना चाहिए, बट दिस इज वेयर द याह्या खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, दे रिफ्यूज टू ट्रांसफर द पावर टू आवामी लीग टू फॉर्म अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल डेडलॉक सेट हो गया वहां पे, जहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो इवन थ्रेटेंड टू बॉयकॉट नेशनल असेंबली एंड डिस्करेज्ड वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम अटेंडिंग सेशंस इन ढाका। ठीक है, तो ये क्लियरली अब ये चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन सकती है उसको ना बनने दिया जाए। और इससे फिर क्या किया, ये डिले करते गए असेंबली सेशन को, फर्स्ट असेंबली सेशन को ही डिले करते गए, विच लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। ठीक है, बहुत प्रोटेस्ट हुए, ये डेडलॉक अब रहेगा। और मार्च 1971 में, ये 3 महीने ये डेडलॉक रहा, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया। सो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था मैं बहुत ब्रीफली बता दूं। ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग सिविलियन ड्रेसेस में बांग्लादेश पहुंचे और दे स्टार्टेड टारगेटिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, स्टूडेंट्स एंड जितना भी इंटेलिजेंसिया था ईस्ट पाकिस्तान में, हु वर
प्रोटेस्टिंग हु वर सेइंग कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो हमारी गवर्नमेंट है अब वो आवामी लीग की बननी चाहिए, उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया, ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस समय। और आप देखिए, मैं फिर से यही बता रहा हूं, दिस इज ऑल अपॉर्चुनिज्म। आपको बीइंग अपॉर्चुनिटिस्ट का मतलब है कि उस समय अमेरिका का सपोर्ट था पाकिस्तान को, इसलिए अमेरिका ने इसको सरासर नजरअंदाज कर दिया। ये बाद में जो वायर्स भेजे गए हैं फ्रॉम द अमेरिकन डिप्लोमेट इन बांग्लादेश, इन ढाका, उन्होंने जो वायर्स भेजे वो बाद में जब डीक्लासिफाई हुए तो ये सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं कि किस तरीके से वहां पे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। एंड अमेरिका स्टिल केप्ट सपोर्टिंग पाकिस्तान। सपोर्ट चलिए ठीक है, बट डिड नॉट से अ वर्ड। ठीक है, इसी बीच अब शेख मुजीबुर विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे ऑन 26 मार्च 1971 एंड ही वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड एंड फ्लोन टू वेस्ट पाकिस्तान, जहां उनको नजरबंद करके रख दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चल रहा है एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन। इससे होगा क्या, अभी वहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट चालू हो गया तो बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा, क्योंकि लोग वहां से भाग भाग के इंडिया की तरफ आने लगेंगे। मिलियंस, 10 मिलियन रेफ्यूजीज वर एंटरिंग इंडिया एट दैट टाइम, और इंडिया के सामने बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आप सोचिए, 1 करोड़ लोगों को ऑलमोस्ट खिलाना है, नए लोग आ गए हैं, इनको खिलाना है, इनके सेफ्टी का टेंशन लेना है, वहां पे कम्युनल वायलेंस ना शुरू हो जाए उसका ध्यान रखना है। और वी आर ऑल्सो अ यंग नेशन, वी आर ऑल्सो नॉट वेरी रिच नेशन एट दैट टाइम। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लीज सोचिएगा, बहुत ध्यान से आप रखिए। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में, किसी भी चीज को आप कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखिए। तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वी वर नॉट रेडी, स्टिल वी टुक ऑल ऑफ दीज इमिग्रेंट्स एंड वी फेड देम, हमने कैंप सेटअप करे, वी डिड वॉट एवर वी कुड, बट द सिचुएशन वॉज अ डायर सिचुएशन। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट है, इसमें कहते हैं कम से कम एस्टिमेट्स है 10 से 30 लाख लोगों को मारा गया ऑपरेशन सर्च लाइट में, वर किल्ड, देयर वाज जेनोसाइड एंड देयर वाज डिस्ट्रक्शन एंड स्टिल देयर वाज नो ऑब्जेक्शन। एंड इंदिरा गांधी, व्हाट वाज इंदिरा गांधीज रिस्पॉन्स? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं, बहुत गर्म दिमाग लोग भी होते हैं इन कॉन्वर्सेशंस में, और बहुत बार क्या होता है कि गरम दिमागी में आप कह देते हैं अरे जाके उनको मार देना चाहिए था, लड़ाई कर लेनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। आप जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एंगल से सोचेंगे तो ये सब कोई इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट गेन करना होता है बिफोर यू मेक सच मूव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इकोनॉमिक पोजिशन, आपकी वर्ल्ड में पोजीशन, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके ऑपोजिशन में है, वो कितने पावरफुल हैं, ये सब ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि हथियार उठा के पहुंच गए और अटैक करने लग गए, है ना। तो उस समय देखिए इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने बहुत प्रेशर, like first Indira Gandhi tried to build that diplomatic awareness, बहुत global outreach किया between June to October 1971. She visited Washington, London, Paris and Moscow. और देखिए उस समय अमेरिका में थे निक्सन और किसिंजर, हेनरी किसिंजर, बहुत फेमस है, नाम सुन रखा होगा आपने। एंड दे डिड नॉट लाइक इंदिरा गांधी, मतलब रिचर्ड निक्सन को तो इंदिरा गांधी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, तो हेनरी किसिंजर ने ही उनसे ये सब बातें करी थी। एंड इंदिरा गांधी ट्राइड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश एट दैट टाइम। ठीक है, यूके रिमेन कॉशियस, यूएस स्टिल रिमेन स्टॉन्चली ऑन पाकिस्तान साइड, एंड दिस वाज आल्सो पीरियड, हनीमून पीरियड बिटवीन यूएस एंड चाइना, बिकॉज देखिए ये पीक ऑफ कोल्ड वॉर है एंड यूएस चाहता है कि चाइना जैसा बड़ा अलाय उनकी तरफ रहे, यूएसएसआर की तरफ नहीं रहे। प्लस ये भी ध्यान रखना है दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, चाइना और उस समय का यूएसएसआर कम्युनिस्ट है, फिर भी इनमें लड़ाई थी और उसी लड़ाई का फायदा उठाया और फिर यूएस ने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दिलाई। ठीक है, तो ये यूएस चाइना का हनीमून पीरियड चल रहा है, विच इज बेसिकली यू कैन से 1971 अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, तब तक। सो 1920 पीरियड का हनीमून पीरियड चल रहा है, राइट। सो यूएस इज स्टॉन्चली ऑन पाकिस्तान साइड, यूके इज कॉशियस, यूके इज जस्ट सेइंग कि भाई पीसफुल करो, ये वो व्हाटएवर दैट जनरल टोन।
एंड देन इन फाइनली इन अगस्त 1971 यूएसएसआर, सोवियत संघ उस समय का, साइंस अ पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस विथ इंडिया। और इसको कहते हैं, ये है डिफेंसिव माइंडेड ट्रीटी है, रक्षात्मक संधि है। ये रक्षात्मक का मतलब होता है किसी ने आप पे अटैक किया तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, आप किसी पे करोगे तो नहीं करेंगे, तो उस टाइप का संधि था ये। और ये बहुत बड़ी बात थी, राइट, लाइक इस रीजन में यूएसएसआर जब आपके साथ हो जाए तो इट बिकेम अ बिग बिग स्टेप, बिग बूस्ट फॉर इंडिया इन द राइट डायरेक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड इंदिरा गांधी ऑल्सो डिड द मिलिट्री प्रिपरेशन। अब मिलिट्री प्रिपरेशन में क्या था कि मुक्ति वाहिनी, बंगाली गुरिल्ला फाइटर्स जिसे है, मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिया गया इंडिया में, ताकि वो लोग जाके जो ऑपरेशन सर्चलाइट था उसके अगेंस्ट कुछ कर सकें, और ऑफ कोर्स कोवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लगातार अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है। द आइडिया वॉज टू थिंक अबाउट एनी वॉर सिचुएशन इन डिसंबर, बिकॉज देन चाइना वुडंट बी एबल टू कम फॉर हेल्प, है ना, वो हिमालय की साइड से चाइना नहीं आ पाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज पाकिस्तान लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन इंडिया on 3rd December 1971, and within 14 days Pakistan's Eastern Command completely surrendered in Dhaka. 90,000 soldiers surrender. This was a written surrender and there was a unilateral ceasefire on Western Front. ये इंडिया ने ही किया था। एंड आई थिंक तब तक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि यूएस ने भी एक अपना शिप भेज दिया था जो ऑलमोस्ट लाइक इंडियन ओशन में एंटर करेगा और फिर इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर सकता था। तो यूएसएसआर ने बेसिकली इंडिया को उस समय कहा कि बस अब मतलब दिस वी शुड एंड हियर, एंड इट वाज नीडेड। तो यूनिलैटरल सीजफायर हुआ, याह्या खान रिजाइंड, एंड देन इन 1972 जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू शिमला फॉर शिमला अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ा है, जो इस वाले ऑपरेशन सिंदूर वाले सिचुएशन में भी बाहर निकल के आया था, कि इस अग्रीमेंट में यह कहा गया कि बोथ द कंट्रीज विल वर्क फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू बायलैटरल टॉक, कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत अपने इश्यूज के बारे में बात करेगा विदाउट हैविंग एनी थर्ड पार्टी। और इसीलिए इवन ऑन ऑपरेशन सिंदूर जब शायद यूएस ने ऐसा एक स्टंट बनाया कि अरे हमारे थ्रू हो गया, ये अब ऐसा नहीं है, ये एक बात है जो बस बताने के लिए कही जा रही है। बट द आइडिया इज दैट यूएस or anyone else cannot become the mediator. That was what was agreed in Shimla agreement. India agreed to return about 13,000 square kilometers of territory. अब ये डिस्प्यूट है इस पे कि अरे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट ये उस समय का फैक्ट है। और इसी को लेकर बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान गए और उन्होंने तो बहुत अपनी अपनी वाहवाही करवाई कि देखो हम तो इतना रीजन लेके आ गए, इंदिरा गांधी को हमने दबाव में डाल दिया, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, तो ये एक उनका जिसे बोलते हैं ना फेदर इन द कैप था। एंड देन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, दिस पुट इंदिरा गांधी इन टोटल कंट्रोल इन द पोजिशन ऑफ पावर। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें उस समय दुर्गा का अवतार कहा था, एंड आयरन लेडी का जो एक उनके लिए जो एक मॉनिकर यूज किया जाता है वो बहुत फेमस यहीं से हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए उस समय के यूएस, उस समय के चाइना, उस समय की वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर ये करवाना और एक नया नेशन ही क्रिएट करवा देना। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमको बहुत बड़ी बात थी। दोनों साइड पे पाकिस्तान, अब हो गया था एक साइड पे पाकिस्तान, एक साइड पे बांग्लादेश, विच वाज फ्रेंडली। शेख मुजीबुर वहां से रिहा हुए और फिर बांग्लादेश जाते टाइम दिल्ली रुक के बांग्लादेश गए। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। वी क्रिएटेड अ फ्रेंडली बॉर्डरिंग नेशन। देखिए, कोई भी बॉर्डरिंग नेशन, बाय द वे लेट मी टेल यू इन दिस वे, कोई भी बॉर्डरिंग नेशन किसी का भी, कोई भी कंट्री का मित्र नहीं होता। इट कैन बी एनीथिंग बट मित्र। ध्यान रखिएगा, ये मतलब डिप्लोमैटिकली मैं आपको बोल रहा हूं। योर फ्रेंड, योर नेबर्स कैन बी एनीथिंग डिप्लोमैटिकली बट योर फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके भी यू शेयर अ बॉर्डर एंड देन दे ऑल्सो हैव देयर ओन इंटरेस्ट। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिप्लोमेसी के हिसाब से सोचने वाली। अब देखिए, ये पाकिस्तान ये वॉर बुरी तरीके से हार गए। इसके बाद अब क्या होगा ना, इट विल
बेसिकली गो इन दैट सेम डायरेक्शन ऑफ अरे इस्लाम कमजोर हो गया इसलिए हम हार गए, विच डजंट मेक सेंस, बट इट विल गो इन दैट डायरेक्शन कि बांग्लादेश अलग हो गया, इस्लाम वीक हो गया, है ना. एंड देयर फॉर अब जुल्फिकार अली भुट्टो भी पूरा वही काम करेंगे, इस्लाम को स्ट्रेंथन करेंगे, एंड ही विल ऑल्सो फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द आर्मी. ठीक है. इसमें अब एक देखिए 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो जिया उल हक को चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी अपॉइंट करेंगे. 1977 में मिलिट्री कू होगा where Zia ul Haq will promise election within 90 days and then he will delay it indefinitely until जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते. ठीक है. दूसरा, जिया उल हक एक जो बहुत बड़ा काम करेंगे वो है इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, एनफोर्सिंग शरिया बेस्ड लॉज, हुदूद ऑर्डिनेंसेस लाएंगे अब ये अपने शासन के दौरान, और शरीयत कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर देंगे. मतलब लिटरली ये पीछे लेके चले जाएंगे अभी. ठीक है. आप सोच रहे हैं ना यही कि ऐसा ही एक मैंने कॉन्वर्सेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली सीरीज में भी किया है, तो आप जरूर अगर समय मिले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली सीरीज को जरूर सुनिए. बट मेरा कहने का मतलब है कि अब इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के चलते और उसको सोशली कल्चरली और पीछे धकेल दिया गया. ठीक है. एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज होगी वो होगा फोकस ऑन बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 1974 में इंडिया विल टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर लाइक इंडिया विल डू द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. स्माइलिंग बुद्धा वाज दैट ऑपरेशन, एंड उसके अगेंस्ट अब पाकिस्तान तैयारी करने लगेगा. एंड ऐसा कहते हैं कि यूएस asked China to help Pakistan become a nuclear power. ये लंबे समय तक चलेगा, 15-20 साल चलेगा ये प्रोजेक्ट. ठीक है. AQ खान, ये बहुत फेमस नाम है, अगर आप सर्च करेंगे. AQ खान इज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम. ही रिटर्न्स टू फ्रॉम नेदरलैंड and he begins his work on making Pakistan a nuclear power with China's assistance. मतलब क्या है? nuclear weapon blueprint, uranium enrichment technology, you know, building uranium enrichment centrifuges. ये सारी चीजों में जो टेक्नोलॉजिकल मदद चाहिए ये चाइना की तरफ से ही आई है. एंड 1979 इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट. अब क्या होगा? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. और यहां से अब क्या है? they will use, like Pakistan will be used as a base, becomes a frontline state in the US backed anti-Soviet jihad. याद रखिए ये वर्ड जो जिहाद है यहीं से ही निकल के आया था. ठीक है. कि एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में कुरान, ये वाली जो एक आइडेंटिटी थी ये अब इसको प्रमोट किया जाएगा. आपने पता नहीं आप लोगों ने कभी रैम्बो मूवीज देखी हैं कि नहीं? रैम्बो मूवीज, वन ऑफ द रैम्बो मूवीज इज डेडिकेटेड टू द गैलेंट फाइटर्स ऑफ अफगानिस्तान. ये डेडिकेशन है उस समय. ठीक है. तो अब 1979 में जब ये शुरू होगा, दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया और तीसरी तरफ इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और तेजी से शुरू हो गया है अंडर जिया उल हक. ठीक है. जिया उल हक अपने साइड से पॉलिटिकली भी खूब तरीके से अपने ऑपोजिशन को सप्रेस करने में लग गए. ही जुल्फिकार अली भुट्टो वाज ट्राइड एंड हैंग्ड. जिया उल हक इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ अंटिल 1985. ठीक है. उन्होंने ही मुजाहिदीन को बैक किया. इट वाज बैक्ड बाय CIA, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया प्रोवाइडेड द फंड्स. ठीक है. एंड व्हेन अफगानिस्तान आफ्टर 1989 क्या होगा? आप देखिए सोवियत रशिया जो है, सोवियत यूनियन, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा. वहां से ये अफगान वॉर जो है इसमें अब USSR नहीं आ पाएगा. और अफगानिस्तान के ये जो जितने ट्राइब्स जो मुजाहिदीन बन चुके थे दे विल डिसेंड इनटू अ सिविल वॉर. इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी और यहां से तालिबान विल इमर्ज. और तालिबान का ही एक और विशिष्ट अंग था अल कायदा. तो आप देख रहे हैं ये कैसे कहानी अफगानिस्तान पे फोकस हो गई है जिया उल हक के टाइम, बट व्हाट इज पाकिस्तान रोल इन दैट?
ठीक है, और फिर ये अल कायदा अल्टीमेटली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 9/11 अटैक्स, जिसके बाद यूएस का स्टांस सडनली टुवर्ड्स टेररिज्म, अगेन यूएस को रियलाइज होगा कि अच्छा टेररिज्म भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, है ना। तो यहां पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। दो तीन चीजें हैं और वो दो तीन चीजें ये हैं कि 1971 के बाद पाकिस्तान का अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया बिल्कुल बदल गया, और बदला ऐसे कि पाकिस्तान वन डिसाइडेड टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, जो कि 1998 में फाइनली पाकिस्तान will conduct nuclear tests, and by the way Pakistan has still not signed the non-proliferation treaty, ठीक है। anyways so Pakistan will become nuclear powered nation, ठीक है। सो देयर इज दैट ऑलवेज दैट थ्रेट कि अगर ज्यादा एस्केलेशन हुआ तो क्या ये नेशन न्यूक्लियर पावर यूज कर लेगा। यही सबसे बड़ा थ्रेट होता है आजकल के जो लड़ाइयां होती हैं कि अरे कोई न्यूक्लियर पावर का यूज ना हो जाए, ठीक है। तो वो एक थ्रेट है कि फुल आउट वॉर नहीं करेंगे हम, है ना, कभी नहीं करेंगे इंडिया के साथ, फुल आउट वॉर करना ही नहीं है। और दूसरा हो गया टेररिज्म। सो इसको कहते हैं असिमेट्रिकल वॉर, कि आप फुल आउट वॉर में आपको पता है आप हार जाओगे, आप बुरी तरीके से हारोगे, इनफैक्ट नॉट जस्ट हार जाओगे, ठीक है। तो फुल आउट वॉर नहीं करेंगे, हम टेररिज्म का यूज करेंगे और अपने न्यूक्लियर वेपन होने का फायदा उठाएंगे कि फुल आउट वॉर कभी भी नहीं किया जाए। तो इसको कहते हैं असिमेट्रिकल वॉर अप्रोच, एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान अडॉप्टेड आफ्टर 1971। इसलिए मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई। अच्छा, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? अब रशिया तो रहा ही नहीं है, मतलब मेन कॉम्पिटिटर, है ना। यूएसएसआर तो चला गया, कोल्ड वॉर जीत वीत घोषित कर दी थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो वो जो अपने आप में एक गलती थी, बट ठीक है, चलिए जीत वीत घोषित करने के बाद अब मेन वहां से यूएस चाइना के जो संबंध है वो थोड़े से ठंडे पड़ने लग जाएंगे, है ना। दिस इज वेयर द हनीमून पीरियड एंड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना इंक्रीजेस, एंड एट द सेम टाइम अभी 2000 के बाद आप देखिए जब अमेरिका ने भी वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया, तो अब वो पाकिस्तान को भी इतना ओपनली और वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, और वहां पर ही चाइना का रोल बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, एंड अमेरिका एंड चाइना आर economic competitors, and they don't like each other at this point very much, and Pakistan is now backed heavily by चाइना। तो ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है बिटवीन 1971 टू 2000। और फिर 1999 में क्या होगा? 1998 में एक और जो काम होगा वो होगा कि जो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वहां पे दे विल अपॉइंट परवेज मुशर्रफ एज चीफ ऑफ स्टाफ, और वो अगले ही साल 1999 में वहां कू कर देंगे और वो बन जाएंगे पाकिस्तान के नए मिलिट्री हेड। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको साइड हटा देता है कोई मिलिट्री डिक्टेटर और वो खुद बन जाता है तानाशाह। और अब परवेज मुशर्रफ ने क्या फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में भी खूब फायदा उठाया, खूब इनको फंडिंग मिली, ठीक है। बट 2014 में इंडिया made its stance clear, which is basically zero tolerance on terrorism. That is when the Modi government came in power. They said भाई terrorism तो नहीं चलेगा, जैसे वो अभी कहा जा रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहने दिया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड 2010 के बाद क्या हुआ है? चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करा है, विच इज BRI, ठीक है। और इस BRI का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, और इस CPEC का ही एक हिस्सा है ग्वादर पोर्ट दैट रन्स थ्रू बलोचिस्तान। अब अगर आपने थोड़ा भी बहुत अभी रिसेंट में न्यूज सुनी होगी तो बलोचिस्तान में बहुत विद्रोह चल रहा है, चल ही रहा है मतलब काफी सालों से, बट अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, एंड दैट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। रिसेंटली पाकिस्तानी ट्रेडर्स protested against this whole China-Pakistan economic corridor because they had to bear a lot of losses because ये economic corridor कुछ महीनों के लिए बंद रहता है ठंड में, ठीक है। तो ये सारे अड़ंगे लग रहे हैं, but the point is that China and Pakistan have become economic partners, and China के डेट में भी है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट एट दिस पॉइंट इज अराउंड 131 बिलियन, एंड बहुत ही कम रिजर्व्स हैं टू कंटिन्यू द एक्सपोर्ट। एंड इंडिया ने जो है हमारी इंडस वाटर ट्रीटी वो भी सस्पेंड कर दी है,
and important part here is that agriculture employs 40% of Pakistani population. So that's a big setback. The other bit which I want to say therefore is that Pakistan is a nuisance. We have to understand that. See, what happens is it takes too much attention. हमारी साइकी में पाकिस्तान बहुत बड़ा बना रहता है, एंड इन डूइंग सो we keep ignoring China, our real competition, if there is competition. अभी तो चाइना हमसे, let's be very honest, काफी आगे है, ठीक है, काफी आगे है. अगर कोई रियल कंपटीशन है हमारा तो वो चाइना है. और मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनने से हमको बाद में भी हेल्प होगी. इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर ही बनना है, तभी आपका वर्ल्ड स्टेज पे आप वॉइस बिल्कुल क्लियरली प्रोजेक्ट कर पाएंगे, लोग आपको सुनेंगे. एंड दैट इज वेयर आई वुड एंड दिस एपिसोड कि हमारा मेन फोकस पाकिस्तान ना होकर चाइना होना चाहिए. द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग is how do we compete with China? What do we do in our country to compete with China? And this is an important question, and this is where I will end this episode by talking. This is where we have concluded Pakistan's political history in with respect to India. मैं बहुत डीप में तो नहीं गया हूँ फिर भी, बट एक समझ बन जाएगी आपकी कि किस तरीके से last 75 years have progressed and where do we stand today. ठीक है, सो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Until next time, जय हिंद.